हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। आज की वीडियो में हम थ्रोइंग इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले शॉट पुट के बारे में पढ़ेंगे। हम इसकी मेजरमेंट, रूल, फॉल, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में करेंगे। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज़ के द्वारा जुड़ सकते हैं और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, हम शॉट पुट की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो सेक्टर है, इसकी फील्ड है, वो कैसे मार्क की जाती है। इसमें सबसे पहले हम एक सर्कल बना देंगे। एक पॉइंट लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, जिसका डायामीटर होता है 2.135 मीटर का। यानी इसका रेडियस कितना है, इसको 2 से डिवाइड कर दे तो इसका रेडियस निकल जाएगा। ये होता है 1.067 मीटर। ठीक, हम क्या करेंगे, 1.067 मीटर का एक मेजरिंग टेप निकालकर एक सर्कल मार्क कर लेंगे। और इस तरह से एक सर्कल हमारा मार्क हो गया। अब उसके बाद हमने इसकी सेक्टर लाइंस मार्क करनी है, जिसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। और एक स्ट्रेट लाइन मार्क करने के लिए हमको 3 4 5 का फॉर्मूला हम लगाते हैं, जो कि बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से एक 3 मीटर की इस तरफ को चाप लगा लेंगे और सेंटर पॉइंट से 4 मीटर की इस तरफ को एक चाप लगा लेंगे। और फिर यहाँ पर इस बिंदु से हम 5 मीटर की टेप निकाल के इस तरह से यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे और फिर हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे इस तरह से। ये होती है इमेजिनरी लाइन। हम एक ड्रॉ कर लेंगे जो कि 18.84 मीटर की रहेगी। अब हम इस इमेजिनरी लाइन से 6 मीटर इस तरफ को और 6 मीटर इस तरफ को, दोनों ही तरफ को 6 6 मीटर की दूरी पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिए। और फिर यहाँ पर सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, कितने का, 19.77 मीटर के दूरी पर एक निशान लगा लेंगे। और इसको फिर यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे दोनों तरफ में, यहाँ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा सेक्टर मार्क हो जाता है। और यहाँ पर एक एंगल बनता है, ये होता है सेक्टर का एंगल 34.92 डिग्री का। याद रखना, सेक्टर का एंगल होता है 34.92 डिग्री का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ को लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये होती है इंडिकेटर लाइन। और ये होती है 75 सेंटीमीटर की, या मीटर में देखें तो 0.75 मीटर की। ये इंडिकेटर लाइन क्यों लगाई जाती है, क्योंकि खिलाड़ियों को यहाँ से ही एंटर करना होता है इस इंडिकेटर लाइन के पीछे से, और यहाँ से ही उनको बाहर भी जाना होता है अपना थ्रो कंप्लीट करने के बाद। यहाँ से आगे से वो नहीं निकल सकता, नहीं तो वो फॉल हो जाता है। इसके अलावा सर्कल पे रिम लगी रहती है, ठीक है, इस तरह से पूरे में। और ये होती है 6 mm की। इसकी थिकनेस कितनी होती है रिम की, 6 mm की। ये लोहे की या स्टील की बनी रहती है, वाइट कलर की होनी चाहिए। और जो मार्किंग लाइंस है, मार्किंग लाइन की विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, जो कि एक्सक्लूडेड होती है, जो कि इसकी मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होती। इसका मतलब ये है, अगर खिलाड़ी का जो शॉट है वो अगर इस लाइन के ऊपर गिर जाता है, तब भी उसको फॉल ही माना जाएगा। और फिर यहाँ पर लगाया जाता है स्टॉप बोर्ड। ये स्टॉप बोर्ड क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है स्टॉप बोर्ड। और ये स्टॉप बोर्ड लकड़ी का या किसी दूसरे सुटेबल मटेरियल का ये बना होना चाहिए, जो कि एक आर्क के शेप में होता है, जिसकी लेंथ होती है 1.21 मीटर से 1.23 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस विड्थ होती है 30 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 11 सेंटीमीटर। और शॉटपुट के अंदर कुछ इस तरह का गोला यूज किया जाता है, जो कि सॉलिड लोहे का या ब्रास का या किसी दूसरे मेटल का ये हो सकता है, लेकिन ये सॉलिड होना चाहिए। और ये स्फेरिकल शेप में होता है, गोलाकार होता है। और इसका जो वेट होता है मेंस और वीमेंस के लिए डिफरेंट होता है। मेंस के लिए इसका वेट होता है 7.26 kg। और इसका सरकमफ्रेंस या इसकी परिधि कितनी होती है, 110 mm से लेकर 130 mm के बीच में। और वीमेंस के लिए 4 किलो का गोला यूज किया जाता है, और जिसकी परिधि होती है 95 mm से लेकर 110 mm के बीच में। और उसके बाद इसके जो स्टाइल होते हैं, कितने तरीके या इसके मेथड होते हैं जिससे कि शॉटपुट को फेंका जाता है। इसमें 3 स्टाइल होते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, जिसको सिंपल स्टाइल या सिंपल मेथड भी बोला जाता है।
दूसरा है पेरियोब्राइन स्टाइल, जिसको ग्लाइड मेथड बोलते हैं। और तीसरा है डिस्को पट, और जिसको रोटेटरी मेथड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स स्टाइल होता है, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सिंपल मेथड ये होता है। इसमें खिलाड़ी क्या है, सिंपली खड़े खड़े शॉट को यहाँ पर रिलीज कर देगा। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये एथलीट है, यहाँ पर ये खड़ी है, सिंपली यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा स्विंग करके शॉट को रिलीज कर देगी। फिर दूसरा है पेरियोब्राइन स्टाइल, जिसको कि ग्लाइड मेथड भी बोलते हैं। ये टेक्निक गोले को या शॉट को दूर तक फेंकने में लाभकारी सिद्ध हुई है। इसीलिए इस टेक्निक का जो उपयोग है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादातर लोगों के द्वारा ये किया जाता है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, खिलाड़ी इस तरीके से खड़ा रहेगा, सेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हो जाएगा और इस तरीके से ये अपनी बॉडी को यहाँ पे बेंड कर देगा। अगले पाँव पे इसका बॉडी वेट रहेगा, पिछला पाँव आप देख सकते हैं टोज पे है, थोड़ा सहारा देने के लिए है सिर्फ। और फिर यहाँ पर खिलाड़ी क्या करेगा, पीछे की तरफ को शिफ्ट कर लेगा, थोड़ा सा ग्लाइड कर लेगा और फिर मुड़कर तेजी से यहाँ पर अपना शॉट जो है वो फेंक देगा, रिलीज कर देगा। फिर थर्ड है इसमें डिस्को पट या रोटेटरी स्टाइल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें रोटेशन होती है। इसमें भी खिलाड़ी क्या है, सेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा रहेगा और फिर एक टांग पे यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करते हुए खिलाड़ी अपने शॉट को रिलीज कर लेगा। इस मेथड के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बॉडी का बैलेंस रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो लाइन को टच नहीं कर सकता है, उसको अपना बॉडी बैलेंस बना के भी रखना होता है। और अगर एक बार खिलाड़ी इस मेथड को सीख लेता है तो वो काफ़ी दूर तक अपने शॉट को फेंक सकता है। आगे हम इसके कुछ रूल कर लेते हैं। इसमें देखिए कितने चांस दिए जाते हैं एक एथलीट को। अगर खिलाड़ी यहाँ 8 से ज़्यादा होते हैं तो 3-3 चांस दिए जाते हैं हर एक खिलाड़ी को। और अगर यहाँ पर 8 या 8 से कम खिलाड़ी होते हैं तो 6-6 चांस यहाँ पर दिए जाते हैं हर एक को। और लास्ट में जो टॉप 8 खिलाड़ी रहते हैं उनको 3-3 और चांस भी दिए जाते हैं बाद में। और शॉट पुट के अंदर खिलाड़ी अपना जो शॉट होता है, अपना गोला होता है, वो यूज़ नहीं कर सकता है। खिलाड़ी को जो ऑर्गेनाइजर के द्वारा शॉट दिया जाएगा उसी का यूज़ वो कर सकता है अपने कंपटीशन के लिए, अपना वो शॉट यूज़ नहीं कर सकता है। खिलाड़ी शॉट पुट को अपने एक ही हाथ से होल्ड कर सकता है और उसको अपने एक हाथ से यहाँ पर शोल्डर के पास में जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के पास में इस शॉट को प्लेस करेगा, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जब तक खिलाड़ी शॉट को रिलीज नहीं करता तब तक उसको इसी पोजीशन में शॉट को रखना होता है, यहाँ पर नेक के पास। और खिलाड़ी यहाँ पर कंधे के ऊपर हाइट से शॉट को रिलीज कर देगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर शॉट को पुट करना है, ना कि थ्रो करना है। यानी कि खिलाड़ी अपने हाथ को, अपने शोल्डर को पीछे नहीं ले जा सकता है इसको रिलीज करने के लिए, नहीं तो वो थ्रो हो जाता है। अगर खिलाड़ी हाथ को यहाँ पर थोड़ा सा भी पीछे ले जाकर इसको फेंकता है तब वो फॉल हो जाएगा। खिलाड़ी सर्कल लाइन को या सर्कल के बाहर टच नहीं कर सकता, नहीं तो वो फॉल हो जाता है। लेकिन खिलाड़ी स्टॉप बोर्ड के अंदर सरफेस को, ग्राउंड को यहाँ पर टच कर सकता है, लेकिन इसके टॉप को टच नहीं कर सकता है। ना कहीं पे भी स्टॉप बोर्ड को टच नहीं कर सकता है, ना ही इसको पार करके जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए खिलाड़ी यहाँ इस इंडिकेटर लाइन के पीछे से कहीं से भी वो यहाँ ग्राउंड में एंटर कर जाएगा और खिलाड़ी यहाँ पर फिर क्या करेगा, अपनी पोजीशन लेगा, अपने कोई सा भी स्टाइल जो उसने करना है उस तरीके से वो फिर अपना शॉट को फेंक देगा और यहाँ पर फॉल हो जाता है। मान लीजिए कि खिलाड़ी का रिलीज करते समय या रिलीज करने के बाद यहाँ पर बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा आगे की तरफ को निकल गया, लाइन को टच कर लिया, ठीक है, सर्कल लाइन को टच कर लिया या इंडिकेटर के बाहर इस तरफ को वो निकल गया, तो यहाँ पर ऑफिशियल क्या करेंगे, जो जजेस रहेंगे वो रेड फ्लैग यहाँ पर उठा देंगे और इसको इनवैलिड ट्रायल माना जाएगा, इसको फॉल ट्रायल माना जाएगा। खिलाड़ी का जो शॉट है वो लैंडिंग एरिया के अंदर ही लैंड करना चाहिए, यानी अगर इसके बाहर चला जाता है तब वो फॉल होगा, या लाइन पे भी होगा तब भी फॉल ही माना जाएगा। और खिलाड़ी तब तक सर्कल को नहीं छोड़ सकता जब तक यहाँ पर शॉट लैंडिंग एरिया पर नहीं गिर जाता है। एक बार शॉट यहाँ पर लैंड हो गया तो खिलाड़ी यहाँ इंडिकेटर लाइन के पीछे से वो बाहर निकल जाएगा।
एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक खिलाड़ी सर्कल के बाहर नहीं चला जाता है तब तक यहाँ पर ऑफिशियल मेजरिंग करने के लिए नहीं आएंगे। नेक्स्ट है, खिलाड़ी सेफ्टी पर्पज से अपने हाथ पे टेप लगा सकता है, इस तरह से आप देख सकते हैं इमेज में, लेकिन वो 2 उंगलियों को इकट्ठे ही टेप से नहीं बांध सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा उंगलियों को, लेकिन वो एक एक करके उंगलियों में टेप लगा सकता है। खिलाड़ी शॉटपुट में ग्लव्स का यूज़ नहीं कर सकता है। और खिलाड़ी ना तो सर्कल को या अपने जूतों को कोई भी इस तरह का स्प्रे या कोई सब्सटेंस नहीं लगा सकता है, या सरफेस को रफ नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें करना अलाउड नहीं होता है शॉटपुट के अंदर। लेकिन खिलाड़ी अपनी ग्रिप को बेटर करने के लिए अपने हाथ और अपने गले पर कुछ भी चीज़ लगा सकता है अपनी ग्रिप को बेटर करने के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। तो इसके बाद देखिए इसकी जो मेजरमेंट होती है वो किस तरह से ली जाती है। इसमें देखिए हर बैली ट्रायल के बाद यहाँ पर मेजरमेंट ली जाती है। अब जो ऑफिशियल रहते हैं वो यहाँ पर देखेंगे कि ट्रायल फॉल हुआ है या फिर वैलिड है, सही हुआ है। अगर सही होता है तो वाइट फ्लैग यहाँ पर रेफरी उठा लेगा। ठीक है, और दूसरे जो 2 ऑफिशियल रहते हैं जो कि मेजरमेंट के लिए रहते हैं, और वो फिर यहाँ पर मेजरिंग टेप लेके जाएंगे और यहाँ पर वो मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि इस सेक्टर के अंदर अगर खिलाड़ी का शॉट गिरता है कहीं पे भी तो ये बैली ट्रायल होता है, और अगर इस लाइन पे खिलाड़ी का शॉट गिर जाता है तो ये इन फॉल माना जाएगा और इसको मेजर नहीं किया जाएगा। और अगर सेक्टर के बाहर कहीं पे भी गिरता है शॉट तो इसको भी मेजर नहीं किया जाएगा, ये भी फॉल होगा। जो बैली ट्रायल होंगे इनको मेजर किया जाएगा। इनको कैसे मेजर किया जाएगा, जो भी यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट पर गिरा होगा, यानी कि यहाँ से रिलीज करने के बाद सबसे पहले शॉट जहाँ पर भी गिरा होगा वहाँ से मेजरमेंट ली जाएगी। यहाँ पर जो मेजरिंग टेप का 0 पॉइंट रहेगा और यहाँ से बाद फिर सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ली जाएगी यहाँ से। ठीक है, जो ये हमारा स्टॉप बोर्ड रहेगा यहाँ से इसके इनर एज से यहाँ पर मेजरमेंट ली जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे शॉट गिरा है तो यहाँ सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मेजरिंग टेप को पकड़ लेंगे और यहाँ पर इसको मेजर कर लेंगे। इस तरह से ही इसको यहाँ पर मेजर कर लेंगे। और इसमें जो टाइम लिमिट कितनी होती है, हर एक खिलाड़ी को 60 सेकंड का टाइम दिया जाता है। एक बार उसका नाम लेने के बाद 60 सेकंड होते हैं खिलाड़ी के पास अपना शॉट रिलीज करने के लिए। फिर इसमें जो ऑफिशियल होते हैं, इसमें एक चीफ जज होता है जो कि पूरे इवेंट को देखेगा, पूरे इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर होती है। और इसमें 2 मेजरमेंट जज होते हैं जो कि मेजरिंग टेप को पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें एक स्कोरर रहता है जो कि स्कोर शीट भरेगा और रिकॉर्ड रखेगा सब चीज़ों का। एक इसमें टाइम कीपर होता है जो कि टाइम का रिकॉर्ड रखेगा और ये टाइम क्लॉक को भी इंडिकेट करेगा खिलाड़ियों को। और इसमें एक अनाउंसर होता है जो कि खिलाड़ियों को बुलाएगा। तरह से इसमें एक चीफ जज और 5 दूसरे जजेस होते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा हमने जंपिंग इवेंट में भी किया कि जो बड़े कंपटीशन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, उसमें 10 या 11 ऑफिशियल रहते हैं। तो ये था वीडियो। आई होप आपको शॉटपुट के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।